नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। उत्तराखंड में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश से बड़ी यात्रा की चुनौतियां। मसूरी पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज LBS अकादमी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बर्फबारी के बाद शानदार हुआ गंगोत्री का नजारा, भारी संख्या में उमड़े यात्री। ऋषिकेश के एक नेता पर युवती से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप, पीड़िता के घर में जाकर किया गंदा काम। ऐसे में क्या बेटियां रह पाएंगी सुरक्षित? बड़े सवाल। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के बाद देहरादून का जिला प्रशासन और भी सख्त हो गया है। डोईवाला तहसील के सत्तीवाला, बड़कली और फतेहपुर टांडा में वन विभाग की भूमि पर स्थित कई मजारों को तोड़कर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। डोईवाला क्षेत्र में हुई कार्रवाई में डोईवाला कोतवाली की पुलिस फोर्स, वन विभाग की टीम, राजस्व की टीम के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। लच्छीवाला वन क्षेत्र में सत्तीवाला में करीब 50 साल पुरानी मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वन विभाग ने शासन से मिले दिशा निर्देशों के बाद मजार को तोड़ा तो स्थानीय लोगों ने ऐतराज जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब 5 बार यहां पर पुलिया गिरी तो ठेकेदार ने यहां पर मजार बनाई थी। अब प्रशासन इसे तोड़ रहा है, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठेकेदार ने बनाया था, तब ये सैयद की वो बनाई थी मजार, मान्यता मानी उनकी मान्यता मानी थी, तब जाकर ये पुल सक्सेस हुआ था, तब पुल बना था। ये जो पुल है, ये वाला पुल। हाँ जी। लगभग कितनी पुरानी मजार होगी ये कम से कम 40 साल से ज्यादा है। 40-50 साल हो गए होंगे। तो ये जो तोड़ा जा रहा है बड़े भाई, गलत मानते हैं? ये गलत मानते हैं। गलत, जिसने भी तोड़ा सुखी नहीं रहने का, चाहे जंगलाट वाले हो, कोई भी हो, जो जिसने तोड़ा सुखी नहीं रहेगा वो। उसका नाम? हाँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतनाम सिंह। तो ये मान्यता थी इस मजार की? मान्यता थी। ये सब ये मानते थे सब जी, सभी आसपास के लोग ये सब मानते थे। हम भंडारे भी देखते थे। भंडारे होते थे यहाँ पर, भंडारे होते थे, लोग भंडारा करते थे यहाँ पर। जो वन विभाग के अंतर्गत कहीं पर भी, चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो, छोटे मोटे मंदिर हों, ये सब हटाए जा रहे हैं। ये ऊपर से सख्त निर्देश हैं शासन के, और इसमें जो है मुख्यमंत्री साहब के जो है सख्त निर्देश हैं कि वन भूमि को या अतिक्रमण क्षेत्र को अवमुक्त करा दो, तुरंत करा दो, जल्दी से जल्दी कराओ। तो अभी तक कितनी कार्रवाई होती है? अभी आगे हम दो तोड़ के आ चुके हैं, ये तीसरा टूट रहा है। हाँ, ये तीसरा, 2 तोड़ के आ गए, ये तीसरा टूट रहा है। और इसके बाद हम अभी यहाँ फतेहपुर में तोड़ेंगे, इसके बाद बनुआ में भी तोड़ देंगे, और 3 लच्छीवाला में उनको भी तोड़ेंगे। कार्रवाई जारी रहेगी। मेरा नाम कन्हैयालाल नौटियाल, मैं डिप्टी रेंजर लच्छीवाला में हूँ। लच्छीवाला वन क्षेत्र के डिप्टी रेंजर ने कहा कि पूरे प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। सोमवार को भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ बारिश देखने को मिली। केदारनाथ में अगले कुछ दिनों तक मौसम के खराब रहने की संभावना है। वहीं हेमकुंड साहिब में भी मौसम लगातार चुनौतियां दे रहा है। यहाँ लगातार हो रही बर्फबारी से परेशानी और दिक्कतें बढ़ रही है। मौसम ने साथ नहीं दिया तो इस बार हेमकुंड साहिब की यात्रा चुनौतीपूर्ण रहेगी। आगामी 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं, लेकिन अभी तक करीब 10 फीट तक यहाँ बर्फ जमी हुई है। साथ ही आस्था पथ पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। केदारनाथ धाम में बेमौसम बर्फबारी लगातार जारी है। मई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन धाम में बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के साथ ही उन्हें ठिकानों में रुकने की अपील की है। बर्फबारी धाम में इतनी ज्यादा हो रही है कि टेंटों से बर्फ को हटाना बहुत जरूरी हो गया है, वरना इसमें बड़ा हादसा होने की भी आशंका लगातार बनी रहती है। ऐसे में केदारनाथ चौकी प्रभारी मंजुल रावत अपनी टीम के साथ देर रात को यात्रियों के टेंटों से बर्फ हटाने का काम लगातार कर रहे हैं, जिसका कि कई बार थक हार कर सोए हुए यात्रियों को एहसास तक नहीं होता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मासी पहुंचकर ऐतिहासिक सोमनाथ मेले में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को ऐतिहासिक सोमनाथ मेले की बधाई दी। उन्होंने कहा कि रामगंगा के इस पावन तट पर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है, जिसमें धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून, लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त और कठोर निर्णय लिए गए। वही सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नई खेल नीति, नई शिक्षा नीति, नई पर्यटन नीति, नई सौर ऊर्जा योजना, स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां एस्ट्रो विलेज बैनीताल में इस महीने 19 से 21 मई तक 3 दिवसीय स्टार गेजिंग और एस्ट्रो इवेंट का आयोजन होने जा रहा है। इवेंट के दौरान खगोलीय नक्षत्र, तारे, ग्रहों की गतिविधियां दिखाने के साथ ही अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां भी यहां मिलेंगी। जिला प्रशासन चमोली ने पर्यटन विभाग के तत्वाधान में खगोलीय घटनाओं के दिलकश और रहस्यमयी नजारों के बेहद करीब से दिखाने के लिए एस्ट्रो विलेज बैनीताल में इस तरह का दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से खगोल प्रेमी भाग लेंगे।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव उत्तरकाशी में पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने को लेकर सोमवार को गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल, डीएम अभिषेक रोहेला, एसपी अर्पण यदुवंशी ने रामलीला मैदान का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैदान के बीच के हिस्से को छोटे वाहनों की पार्किंग के उपयोग में लाने को कहा है, ताकि चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं के वाहनों को पार्क करने में कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने बस अड्डे पर निर्माणाधीन स्थायी पार्किंग का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और नैनीताल जिले के विकास कार्यों को लेकर विभागीय समीक्षा भी की। उन्होंने 24 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सड़कों की गुणवत्ता की शिकायत को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द सरकार एक ऐप बनाने जा रही है, जिसके माध्यम से सड़क में कहीं भी गड्ढा हुआ तो जनता उस गड्ढे की फोटो ऐप के माध्यम से भेजेगी, जो कि सीधे विभाग के पास पहुंचेगी, जिसे विभाग तत्काल ठीक करके उसी ऐप में ठीक की हुई फोटो भी अपलोड करेगा। काम की गुणवत्ता जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें एक्सेलेंस होना चाहिए। आज 8 मई 2023 को जनपद नैनीताल के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई के अंतर्गत 24 करोड़ 78 लाख 62 हज़ार के विकास के योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके साथ साथ हमने जो हमारे यहाँ पर जो कैंची धाम के अंदर जो एक कार पार्क बनना है, उसके बारे में भी एक बृहद योजना, क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और काफ़ी पर्यटक वहाँ जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। जो नैनीताल आता है वो कैंची धाम भी दर्शन करने जाना चाहता है, तो उसके विस्तार की बात की गई। और इसके साथ साथ मुझे बड़ी खुशखबरी देनी है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के सशक्तिकरण और प्रतिनिधियों और 29 विषयों के संबंधीकरण, जो रेखीय विभाग हैं उनके अधिकारी कार्मिकों का जो स्वयं सहायता समूह है उनकी कार्यक्षमता में और दक्षता को बढ़ाने के लिए हमें 242 करोड़ की राशि जो हमें केंद्र ने स्वीकृत की है। मैं केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इससे हमारे उत्तराखंड के अंदर पंचायती राज विभाग जो है सशक्त होगा, पंचायतें मजबूत होंगी, और जब पंचायतें मजबूत होंगी तो पूरा देश मजबूत होगा। गाँव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। खबर देहरादून से है, जहां एसजीआरआर के आईटीएस कैंपस में छात्र हितों के लिए मैनेजमेंट द्वारा की जा रही धांधलेबाजी और लापरवाही के लिए एसजीआरआर छात्र संघ अध्यक्ष एसजीआरआर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ कुलपति के साथ बात करने पहुंचे, लेकिन शिकायत है कि कुलपति ने लंबे समय तक छात्रों को बाहर रखा, फिर अंत में मिलने के लिए मना कर दिया। जब छात्र इस विषय में वीसी के पास गए तो रजिस्ट्रार ने भी छात्रों से बदतमीजी की और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की कार्रवाई की गई। छात्रों ने इस तरह के गंभीर आरोप कॉलेज प्रशासन पर लगाए हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि अगर छात्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया तो उग्र आंदोलन होगा और पूरी जवाबदेही कॉलेज प्रशासन की होगी। हम इस महाविद्यालय के ही छात्र हैं, हम एसजीआर संस्थान के ही छात्र हैं। पार्थ जुयालून छात्र संघ अध्यक्ष, वो भी एसजीआर पीजी कॉलेज का। हम यहाँ बहुत से प्रकरणों को लेके आए थे। एक लड़की है, वो अब बीबीए की छात्रा है, लास्ट सेमेस्टर की। उस लड़की ने अपनी फ़ीस जमा कर दी थी, उसके पास सारे दस्तावेज भी, जिसमें उसकी फ़ीस जमा हो चुकी है। हम यहाँ वीसी सर से बात करने आए, कोई बात करने को राजी नहीं था। 2 घंटे हमने यहाँ पे बैठ के वेट किया। उसके बाद हम डीन सर से बात करने गए। डीन सर ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, एग्जाम कंट्रोलर सर से बात कीजिए। हम वहाँ बात करने गए, वहाँ बात करके आए। उन्होंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, डीन सर की गलती है। जब हम इस बीच में परेशान हो गए, हम दोबारा 2.5-3 घंटे बाद वीसी सर से मिलने आए यहाँ पे। हमने नॉक किया, अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आओ। हम अंदर की तरफ गए तो वहाँ जाके हमें रजिस्ट्रार सर ने धक्का मुक्की किया हमारे साथ बाहर गार्ड बुलवाया गया, ब्लड से हम पे मारा गया। कहाँ है वो लड़का? इस लड़की के साथ मारपीट की गई, मेरे सर पे डंडा मारा गया, इसको मारा गया, मारा के हमसे बदतमीजी की गई। इसको रजिस्ट्रार सर द्वारा, ये नखून का निशान देख लो मैडम, नखून का निशान देख लो आप। रजिस्ट्रार सर द्वारा इनसे मारपीट की गई, इसको मारा गया। एक ही प्रकरण नहीं है, एक लड़का है आफ्ताब, फर्स्ट ईयर का छात्र है, फर्स्ट ईयर का छात्र है डी फार्मा का। उसने एडमिशन लिया, उस लड़के से फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ली गई, सेकंड सेमेस्टर की फीस ली गई। 1 साल उस बच्चे को यहाँ पढ़ाया गया और जब उसके एक्सटर्नल के पेपर थे उसको बोला गया तू 12वीं में फेल है। जब वो बच्चा 12वीं में फेल है तो कैसा यहाँ का बुश मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से उसका एडमिशन किया गया यहाँ पे, किस आधार पर उसका मैनेजमेंट किया गया। हमारी वार्तालाप हुई है, जितना भी यह मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट रिक्रूट कहाँ से हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पे आ रहा है। ये अवलोक के फाउंडेशन है, अवलोक के फाउंडेशन है, जहाँ से मैनेजमेंट यहाँ पूरा आता है। एक एनजीओ है, उस एनजीओ के डायरेक्टर है अंजना दीवानजी। अंजना दीवानजी यहाँ की वीसी की सुपुत्री है, जो यहाँ से अपने वहाँ से यहाँ पे रिक्रूट करती है सारे लोगों को। और वीसी सर बैठ के परिवारवाद चला रहे हैं यहाँ पे, अपने धांधलीबाजी कर रही पूरे यहाँ पे। हम एसजीआर यूनिवर्सिटी को चेतावनी दे रहे हैं कि कल यहाँ पर डी फार्मा हो, बीबीए हो या कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्स हो, डी फार्मा में जब 1 साल का इनका ईयरली पेपर होते हैं तो एग्ज़ाम फी बच्चों से 2 बार क्यों ली जा रही है? जब पेपर साल में 1 बार हो रहे, एग्ज़ाम फी 2 बार क्यों ले रहे हैं? अलग अलग उसमें काट के क्यों ले रहे हैं? और जब एग्रीकल्चर का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का, हर बच्चों की आज एक प्रकरण हमारे पास आया है, 20 प्रकरण ऐसे हमारे पीछे और छुपे हैं जो बच्चे सामने नहीं आ पाते।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने विकास भवन सभागार कक्ष में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण वाइब्रेंट विलेज योजना की कार्यक्रम की बैठक ली। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों से कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय सांस्कृतिक पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन देकर पर्यटन क्षमता को मजबूत बनाने और समुदाय आधारित संगठनों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मसूरी में मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक भरत लाल ने किया। मालदीव के 50 सिविल सेवक और बांग्लादेश के 45 सिविल सेवक कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रतिपादित वसुधैव कुटुंबकम दर्शन के अनुरूप भारत और पड़ोसी देशों के सिविल सेवकों के बीच सहयोग और सीखने को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आज हमने मसूरी में स्टार्ट किया है, जिसमें बांग्लादेश और मालदीव के लोक सेवक भाग ले रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के 45 लोक सेवक हैं, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम्स एंड और सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और मालदीव के 50 लोक सेवक थे। इस प्रोग्राम में का एक प्रथम सप्ताह मसूरी में संपादित हो रहा है और दूसरा सप्ताह मसूरी के बाहर संपादित होगा। बांग्लादेश में ये लोक सेवक हमारे भारत सरकार की जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनके बारे में जानेंगे, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वो अगर उचित पाते हैं तो अपने देश में उसका लागू करने की योजना बनाएंगे। इससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा बांग्लादेश का ग्रुप जिला प्रशासन के बारे में जानने के लिए भारत में जिला प्रशासन किस तरीके से काम करता है, अम्बाला का भ्रमण करेंगे। दिल्ली में इनको एमिनेंट पर्सन के द्वारा क्लास ली जाएगी, जिसमें माननीय एमजे अकबर साहब हैं, माननीय तरुण बजाज साहब हैं। इसके अलावा भी अन्य एमिनेंट पर्सन वहाँ क्लास लेंगे। ये भारतीय पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट की भी विजिट करेंगे। इसके अलावा भारत के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण इस सरकार के द्वारा किया गया है, उसका भी ये भ्रमण करेंगे। 19 तारीख को इनका दिल्ली में विदाई समारोह होगा, जिसमें किसी एमिनेंट पर्सन के आने की संभावना है। उनके साथ साथ हमारे महानिदेशक भरत लाल सर भी उसमें प्रतिभाग। खबर उधम सिंह नगर जिले से है, जहां 2 बैंकों से 4 एसी के आउटडोर चोरी करने के मामले में किच्चा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 3 आरोपी कबाड़ी का काम करते थे। 7 मई को एक्सिस बैंक के अधिकारी और पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंधक ने लिखित शिकायत पुलिस को दी थी कि उनके बैंक से छत में लगे एसी के आउटडोर चोरी हो गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो 3 आरोपियों को धर दबोचा है। उनकी निशानदेही पर 2 कबाड़ियों को बेचे गए चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। क्षेत्र में कस्बे में एसी के आउटडोर जो बाहर लगे रहते थे यूनिट, वो चोरों ने चोरी करना चालू करा, जिससे काफ़ी लोगों के आउटडोर यूनिट चोरी कर लिए गए, जिसमें से कापड़ निकाल के बेचते थे। इस पर काफ़ी लोगों को आए, दो लोगों की तहरीर में मुकदमा कायम किया गया चोरी का। इसमें एक टीम का गठन किया गया, क्योंकि चोरी से संबंधित मामला था और काफ़ी लोगों के एसी, गर्मियों का समय है, एसी खराब हो रहे थे, तो इस टीम द्वारा कल उन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 कबाड़ी हैं। ये कबाड़ी माल खरीदते थे और माल खरीद के बेचते थे, और उसका जो कापड़ निकालते थे उसको बेच के अलग अलग जगहों पे बेच देते थे। तो इनका ये धंधा यही था कि इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा था। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति जो अमित कश्यप है, उसके खिलाफ एक पूर्व में भी मुकदमा 4/25 का थाने पर पंजीकृत है, और लोगों के विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई करके उनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है कि वो कहाँ चोरी की, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि शहर में या आसपास भी शहर कस्बों में उन्होंने कहाँ चोरियाँ की।
अब खबर लक्सर से है, जहां अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ब्लैकमेलिंग के आरोपी और इस्लामपुर निवासी राम गोपाल सैनी पर दर्ज हुए आपराधिक मुकदमे के बाद भी आरोपी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शिकायत है कि राम गोपाल सैनी अपने ऊपर किए गए मुकदमे वापस लेने की धमकी शिकायतकर्ता को लगातार दे रहा है और वादी पर ही 420 का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर जाँच शुरू कर दी है और अब धमकी के संबंध में न्यायालय के समक्ष भी धमकी की शिकायत को दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। कि इसमें राम गोपाल सैनी के खिलाफ हाल ही में 2 मई में माननीय न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज हुआ है 1 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में, और पहले भी एक्सटॉर्शन का एक मुकदमा है राशन डीलर के द्वारा, यानी कि 2 मुकदमे हैं इसके खिलाफ ऑलरेडी। आदतन मजबूर है और पुलिस की कार्यवाही से भी जो है निडर रहता है। तो आज इसने मुझे पुनः धमकी दी है और अभी 2 दिन पहले भी जैतपुर में मुझे धमकी दी थी कि अपने विरुद्ध जो मुकदमे हैं, जो राम गोपाल सैनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, और राम गोपाल सैनी ने ये धमकाया है कि या तो ये मुकदमे वापस करो, नहीं तो मैं भी 420 के खिलाफ तुम्हारे विरुद्ध अर्जी फर्जी मुकदमे जो है डाल करके तुम्हें परेशान करूंगा। तो इसकी मैंने लिखित तहरीर जो है लक्सर पुलिस को दे दी है और पुलिस इसमें जो है जाँच कर रही है और मैं इस प्रकरण को जो है माननीय न्यायालय के समक्ष भी दाखिल करूँगा अपने जो है विद्वान अधिवक्ता के जरिए। खबर रामनगर से है, जहां प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने नगर पालिका क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन भी जब्त की और हजारों के जुर्माने भी वसूले। एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि करीब 2 दर्जन लोगों के पास से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई है। इसके साथ ही 5000 का जुर्माना भी वसूला गया है, जबकि हाईकोर्ट ने इसे बैन किया है, लेकिन लोग पॉलीथीन का प्रयोग फिर भी जमकर कर रहे हैं। इनके खिलाफ अभियान चलाया गया है, कैसा अभियान है और क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, देखिए, ये तो माननीय न्यायालय और शासन की तरफ से पहले से ही इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा कई बार की जा चुकी है और आज भी पुनः कार्रवाई की जा रही है। और हम ऐसे कई लोग मिले जो बार बार चेताने के बावजूद भी जो है ऐसे प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पे हमने सभी पे फाइन लगाया है और अभी तक लगभग हम 5000 से ऊपर का अभी तक जुर्माना अभी तक लगा चुके हैं और आगे भी हम इसमें अभी जा रहे हैं। तो जो भी इसमें इसको यूज़ करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से है, जहां रोशनपुर गांव के एक जमीन को लेकर 2 किसानों के बीच विवाद के चलते उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान नायब तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि 2 किसानों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। एक किसान राजेंद्र कंबोज ने एप्लीकेशन दी थी हमारी भूमि की पैमाइश की जाए, जबकि दूसरा किसान बेमतलब परेशानी पैदा कर रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया और उसके बाद मामले का निस्तारण कर लिया गया है। ये जो है इनके पारिवारिक अपनी भूमिधरी जमीन का विवाद है, जिसमें न्यायालय सिविल न्यायालय आधे एकड़ जमीन में जिसके नाम जमीन है उसी का कब्जा मानते हुए दूसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने से रोका गया है। क्योंकि जो है मौके पर जो है भूमि का सीमांकन नहीं है कि वो विवादित लैंड कौन सी है, उसका सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। नैनीताल जिले के ग्राम सभा कमोला में आनंदा दुग्ध चिल्लिंग प्लांट का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ शुरू हुआ। वहीं चिल्लिंग प्लांट का शुभारंभ रिबन काटकर आनंदा ग्रुप के डायरेक्टर राहुल दीक्षित ने किया। वहीं आनंदा ग्रुप के जोनल मैनेजर विश्वजीत सिंह ने बताया कि हमारा ग्राम सभाओं में 150 दुग्ध डेयरी खोलने का लक्ष्य है। वहीं अब तक ग्राम सभाओं में 90 दुग्ध डेयरियां खुल चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध उचित मूल्य पर दिलाना, जिससे दुग्ध उत्पादकों की आजीविका को मजबूत किया जा सके। तो पहले तो नमस्कार और बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई हो। हम लोग ग्राम सभा कमोला में हम लोगों ने नया सेंटर चालू करा है आनंदा डेयरी, और उम्मीद है कि सारे किसानों को इससे लाभ होगा और इससे लाइवलीहुड बढ़ेगा, इससे आपकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी दूध की, और उम्मीद है हम लोग 200 गांव तक हम इधर पहुंचने की पूरी प्रयास करेंगे। नहीं, इसमें जैसे ना यहाँ पे आंचल पहले से जो है काफ़ी है, आपकी जो है कंपटीशन यहाँ पर आंचल से होगा, तो कैसे आप दुग्ध उत्पादकों को सेटिस्फाई करेंगे? हम इधर पहले से ही दूध सेलिंग में काफ़ी हद तक हर दुकानदार पर हम पहुँचे हुए हैं और यही दुकानदार भी दूध भी कलेक्ट करते हैं, तो हमारा रिलेशन पहले से ही है और था और बना भी रहेगा। तो हम लोगों ने वेलकम करा है। जैसे ही हम आए हैं तो लोगों ने बोला है कि हाँ हम लोग बहुत खुश हैं और हमें आशा थी कि अब आप लोग आएंगे और हम लोगों को और भी अच्छे रेट लेकर आप लोग हमें देंगे। ठीक है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।